Hello Incredibles. We have started RPSC Technical Mathematics Lecturer 2021 पेपर 2 के सॉल्यूशन सीरीज़, जिसके हम 14 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें से 12 क्वेश्चन हमारे ऑपरेशन रिसर्च से रिलेटेड थे और 2 क्वेश्चन हम प्रोबेबिलिटी के कर चुके हैं। अब 15 क्वेश्चन भी हमारा प्रोबेबिलिटी का है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मैंने कुछ पार्ट आरपीएससी जीएस का भी इंक्लूड किया है, क्योंकि कोई भी पर्सन जो आरपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो आरपीएससी की जीएस से तो बच नहीं सकता है। इसलिए मैंने कुछ टॉपिक ऐड कर लिए हैं जो मैं करंट से रिलेट करके पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि टॉपिक तो आपने सारे कवर कर लिए होंगे, तो इससे जो भी करंट में अभी न्यूज़ चल रही होएगी तो उससे रिलेट करके मैं सारे टॉपिक कवर करवा दूँगी। तो हमारा मैथ्स का जो 15th क्वेश्चन है वो है, इफ़ A and B are two events and the probability B is not equal to 1, then probability of A minus probability A intersection B upon 1 minus probability of B is equals to। तो इसमें हमें किसकी वैल्यू देखनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस A इंटरसेक्शन B। प्रोबेबिलिटी ऑफ B तो हमें 1 के इक्वल नहीं दिया है, जिससे अगर ये 1 के इक्वल हो जाता तो हमारी जो ये टर्म है यही डिफाइन नहीं होती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ B अगर 1 हो जाता तो यहाँ पे अपॉन में 0 आ जाता। तो देख लेते हैं, ये हमारा सेट A है एंड ये B है, और ये जो रेड पार्ट में है ये इसका इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A में से A इंटरसेक्शन B को माइनस कर दें तो हमारा क्या बचेगा? ये डॉटेड पार्ट है जो ये बच जाएगा हमारा, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? अगर हम जो ये B का कॉम्प्लीमेंट है, जो ये स्काई ब्लू पार्ट आप देख रहे हैं इसमें, तो ये पूरा का पूरा क्या है? हमारा B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर हम इसकी इंटरसेक्शन A के साथ लें तो हमारा कौन सा पार्ट आएगा? डॉटेड पार्ट आएगा, ठीक है। तो हमें मिल गया, तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट एंड अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। ये हमारी क्या आ गई है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B कॉम्प्लीमेंट। देयरफॉर और ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ शूटिंग टेस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट इज 1/2 फॉर A, 1/2 फॉर A, 2/3 फॉर B and 3/4 for C. If all of them fire at the target, then find the probability that at least one of them hits the target. तो at least one of them hits the target की probability को हम कैसे लिख सकते हैं? is equals to 1 minus probability that none of them hits the target. Probability that A will hit the target is 1/2. Probability that B will hit the target is 2/3. Probability of that C will hit the target is 3/4. ये गिवन है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट क्या होगी कि A ने टारगेट को हिट नहीं किया है, 1 माइनस 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट क्या होगी हमारी? 1 माइनस 2/3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C कॉम्प्लीमेंट क्या होगी हमारी? 1 माइनस 3/4। देन प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम हिट्स द टारगेट, तो ये क्या हो जाएगी? 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। Therefore, probability that at least one of them
hits the target will be 1 minus 1 by 2 into 1 by 3 into 1 by 4, that is 23 by 24. ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा जीएस का पार्ट आ जाता है, जिसमें मैंने ऐड किया है एक तो जो लास्ट ये 2021 में ये टेक्निकल एजुकेशन के पेपर 3 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको ऐड किया है, और वो कहाँ से आए थे तो उस पेज को मैंने ऐड कर लिया है। ये राजस्थान हाई कोर्ट से रिलेटेड है। जब क्या हुआ था कि जिसमें क्या दिखाया हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ परमानेंट बेंच ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट एट जयपुर। जब हमने पहले हमारा जो मेन हाई कोर्ट था वो कहाँ पे था, जोधपुर में, ठीक है। उसके बाद 1977 में जो राजस्थान पत्रिका थी, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान गैजेट पार्ट 2 डेटेड 15/1/1977, यानी कि 15 जनवरी 1977 को राजस्थान पत्रिका में, राजस्थान पत्र में क्या आया था कि जो हमारी जयपुर है वहाँ पे भी एक ब्रांच, स्थाई ब्रांच को ऐड करेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, खंडपीठ ऑफ हाई कोर्ट जयपुर। तो ये कब वर्क करना शुरू करेगी, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द 31st डे ऑफ जनवरी 1977। तो ये 31 जनवरी 1977 से ये कार्य करना हमारा प्रारंभ कर देगी। और उसमें क्या कहा गया था कि जो हमारा जोधपुर है उसके अंदर कौन कौन से ज़िले आएंगे कि, और जयपुर है उसके अंदर कौन कौन से ज़िले आएंगे जिनकी सुनवाई जो है जोधपुर में होएगी। कुछ ज़िलों की सुनवाई जोधपुर में होगी और कुछ ज़िलों की सुनवाई जो है वो हमारी जयपुर में होएगी। तो जोधपुर में कौन कौन से ज़िले आएंगे, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, गंगानगर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, सिरोही, उदयपुर। और जो जयपुर है उसमें कौन से आएंगे, अजमेर, अलवर, बूंदी, भरतपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक। जो कि जयपुर के आसपास के जो एरिया है वो वाले ज़िले जो है जयपुर के अंदर उनकी सुनवाई होगी, और जो रेस्ट बचे हुए हैं उनकी जोधपुर में होगी, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ उसमें कही गई थी, प्रोवाइडेड दैट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट में in his discretion order that any case of class of cases arising any such district shall be heard at जोधपुर। कि मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा था हाई कोर्ट के कि कोई भी केस अगर वो चाहें तो वो किसी भी ज़िले का हो चाहे उसकी सुनवाई जोधपुर में हो सकती है अगर वो चाहे तो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए भीलवाड़ा। भीलवाड़ा तो कहाँ आ रहा है हमारा, ये देखिए जोधपुर के अंडर आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा। नेक्स्ट देखिए अजमेर, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जयपुर के अंडर आ रहा है। और 12, क्योंकि ये जो हमारी अमेंडमेंट हुई थी ये कब हुई थी, 1977 में। लेकिन हमारा जो 12 जिला है ये कब बना था, 10 अप्रैल 1991 को ये बना है, ठीक है। तो ये किससे अलग होके बना था, कोटा से अलग हुआ था। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कोटा हमारा जयपुर के अंडर आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारा 12 जिला है ये भी किसके अंडर आएगा, जयपुर पीठ के अंदर, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना आदेश 1976 के तहत अपना कार्य कब से प्रारंभ किया। तो इसमें बताया हुआ है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन 31st डे ऑफ जनवरी 1977। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 31 जनवरी 1977। और ये क्या है, हाई कोर्ट से रिलेटेड, क्योंकि अभी करंट में एक और
जो न्यूज़ आई है उसमें क्या आया है कि जो भी कोई लड़का या लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हाई कोर्ट है उसने क्या आदेश दिया है कि जो लड़का है हमारा, लड़के की जो एज होएगी, मिनिमम एज, न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष, और लड़की की जो न्यूनतम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 वर्ष। तभी उनको लिव इन रिलेशनशिप में वो अगर रहेंगे तभी उनको प्रोटेक्शन मिल सकती है। ठीक है, और इस समय जो हमारे राजस्थान के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, इंद्रजीत महांती, जस्टिस इंद्रजीत महांती। नेक्स्ट है हमारा मानवाधिकार आयोग। तो मानवाधिकार आयोग क्यों चर्चा में है, क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इनके मानवाधिकार आयोग के एक सदस्य थे जिनका निधन हो गया है ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। उनका नाम क्या है, जस्टिस महेश चंद्र शर्मा। ठीक है, जो कि क्या रह चुके हैं, एक्टिंग चेयरमैन। ये एक्टिंग चेयरमैन भी रह चुके हैं और ये मेंबर थे अब मानवाधिकार आयोग के। ठीक है, तो अब मानवाधिकार आयोग अगर हमने स्टार्ट कर ही दिया है तो हम इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स लर्न कर लेते हैं। तो मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था हमारा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21(1) के तहत। तो ये ध्यान रखना है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1993 में आया था। तो उसकी धारा 21 के तहत राजस्थान में एक अधिसूचना जारी हुई थी, कब, 18 जनवरी 1999 को। उसके बाद 8 महीने बाद ही उसकी स्थापना हो गई, कब, 18 अक्टूबर 1999 को। तो 1999 कैसे याद रखना है, मानवाधिकार आयोग है। ठीक है, तो मानवाधिकार संरक्षण के लिए अगर कोई भी मानव अधिकारों के संरक्षण के नियमों का उल्लंघन करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, बिग नो, डोंट डू दिस। ठीक है, तो नो को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे 9। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बार क्या रिपीट हो रहा है, 999। तो इससे हम क्या याद रख सकते हैं कि मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था, स्थापना कब हुई उसकी, 1999 में। और डेट भी हम इससे याद रख सकते हैं, 1 + 8 9, ये भी 9 ही बना रहा है हमारा। ठीक है, तो अधिसूचना कब जारी हुई थी, 18 जनवरी 1999, और 8 महीने बाद ही इसकी स्थापना हो गई थी, 18 अक्टूबर 1999। लेकिन इसने कार्य कब प्रारंभ किया, 1 साल बाद, मार्च 2000 में इसने कार्य प्रारंभ किया। उस समय इसमें कितने सदस्य होते थे, टोटल सदस्य जो होते थे इसमें हमारे वो होते थे 5। ये 1 + 4 क्यों लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि इसमें एक तो क्या होता है हमारा अध्यक्ष और 4 अदर मेंबर्स। ठीक है, इसलिए मैंने 1 + 4 लिखा है। उसके बाद एक अमेंडमेंट हुई 2006 में। ठीक है, 2006 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार क्या हुआ कि इसमें सदस्य की संख्या कितनी कर दी गई, 5 से घटाकर 3 कर दी गई, जिसमें से एक हमारा अध्यक्ष होगा एंड 2 विल बी अदर मेंबर्स। उसके बाद फिर 2019 में एक और अमेंडमेंट हुई, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। इसकी मैं आपको जो मेन राजपत्र, जो भारत का राजपत्र आया था, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी PDF, जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में क्या क्या अमेंडमेंट हुई थी, क्या क्या चेंजेस हुए थे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बता देती हूँ कि इसमें पहले सदस्य
2006 में क्या हुआ था, सदस्यों की संख्या 3 कर दी थी, लेकिन 2019 में फिर से हमारे जो है सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, टोटल कितनी होगी, 4 सदस्य, जिसमें से एक तो हमारा क्या होगा, अध्यक्ष, और जो हमारे 3 सदस्य होंगे उनमें कम से कम एक फीमेल होगी। कम से कम एक फीमेल होगी, ठीक है। तो जो हमारा अध्यक्ष होगा वो कैसा होना चाहिए, उसकी उपलब्धि क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो वो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, चाहे वह किसी भी राज्य का हो, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये होगी कि वह उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा, क्योंकि जो हमारे न्यायाधीश होते हैं, जो जजमेंट करते हैं, क्योंकि उनको ही सबसे ज़्यादा पता होता है मानवाधिकारों का, ठीक है। इसलिए मानवाधिकार आयोग के लिए हमने अध्यक्ष को कैसा चुना, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होगा इस चीज़ का। तो जो अदर सदस्य होते हैं, अदर मेंबर्स होते हैं, उनके लिए क्या क्या कंडीशन है। तो एक सदस्य तो हमारा कैसा होना चाहिए कि वो उच्च न्यायालय का सदस्य हो, या फिर जिला जज रहकर उसने 7 वर्ष तक कार्य किया हो, ठीक है। और जो दूसरा सदस्य है उसे मानवाधिकार का ज्ञान होना चाहिए, वह कोई भी दूसरा अधिकारी हो सकता है, ठीक है। और तीसरा सदस्य, अभी मैंने बताया कि 2019 के बाद एक तीसरा सदस्य भी ऐड किया गया, जो कि कैसा होएगा, हमारा फीमेल होगी, और उसे भी क्या होना चाहिए, मानवाधिकार का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब इनकी नियुक्ति कैसे होगी, नियुक्ति कौन करेगा, किसकी सलाह पर करेगा, ठीक है। नियुक्ति तो कौन करेगा, हमारा नियुक्ति करेंगे हमारे राज्यपाल। तो राज्यपाल अभी हमारे कौन है, कलराज मिश्र। और किसकी सलाह पर करेंगे, उनकी सलाह के लिए एक कमेटी बनाई गई, एक समिति बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता तो कौन करेंगे, मुख्यमंत्री जी। और उसमें कितने मेंबर हो सकते हैं, जनरली तो उसमें कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं, लेकिन राजस्थान में सिर्फ 4 ही मेंबर होते हैं, क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं 6 मेंबर कौन कौन होते हैं वो बता देती हूँ। एक तो हमारा क्या होता है, अध्यक्ष, जो कि मुख्यमंत्री जी होते हैं, एंड सेकंड विधानसभा अध्यक्ष और राज्य के गृह मंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता, एंड विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद में विपक्ष के नेता। तो हमारे मुख्यमंत्री जी कौन है, अशोक गहलोत जी। एंड विधानसभा अध्यक्ष कौन है, सीपी जोशी जी। एंड राज्य के गृह मंत्री कौन है, वो भी हमारे कौन है, अशोक गहलोत जी। जो हमारे राज्य के गृह मंत्री, वित्त मंत्री, वो क्या है, अशोक गहलोत जी है। एंड विधानसभा में विपक्ष का नेता वो कौन है, हमारे गुलाब चंद कटारिया जी। और विधान परिषद हमारे राजस्थान में है ही नहीं, तो हमारे जो ये समिति है जो सलाह देती है इनको नियुक्त करने की, मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की, वो उसमें कितने मेंबर्स हैं, ओनली 4 मेंबर्स। तो जो नियुक्त कर रहा है हमारा, नियुक्त हमारे कौन कर रहे हैं, राज्यपाल जी। तो त्याग पत्र भी जो है हमारे अध्यक्ष और सदस्य जो होंगे, मेंबर्स जो होंगे, वो किसको देंगे, राज्यपाल जी को। वो किस धारा में लिखा हुआ है, धारा 23 में, ठीक है। गठन तो कौन सी धारा के अनुसार हुआ था, 21(1) के। पद मुक्ति, अगर उनका कार्यकाल अभी तक समाप्त नहीं हुआ है लेकिन किसी कारणवश उनको पद से हटाना पड़ रहा है, तो वो कौन हटाएंगे, हमारे राष्ट्रपति जी। उसका अधिकार राज्यपाल को नहीं है। पदावधि, अब पदावधि कब तक वो अपने कार्य कर सकते हैं अपने पद पर रहकर,
उसका उल्लेख है हमारी धारा 24 में। तो पदावधि पहले तो कितनी थी हमारी, 5 साल या फिर 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरी हो। मतलब कि अगर 5 साल का कोई किसी का कार्यकाल है, लेकिन वो हमारा 69 की एज में उसने ज्वाइन किया है, तो लेकिन 1 साल बाद ही उसकी तो एज कंप्लीट हो गई, 70 वर्ष की एज तक ही वो कर सकते थे अपना कार्य, तो सिर्फ वो 1 साल तक ही उस पद पर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद वो त्यागपत्र दे देंगे। एंड लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ 2019 क्या हो गई, ये जो हमारी पदावधि है वो 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष जो भी पहले पूरी हो। और इसी अमेंडमेंट में क्या कहा गया, पुनर्नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया कि हम जो अगर हमारे जो कोई भी पदाधिकारी था उसकी जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया है, लेकिन उसकी एज अभी भी बाकी है, ठीक है, तो उसको पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। अब इसके कार्य देख लेते हैं हम, कार्य क्या क्या करती है हमारा मानवाधिकार आयोग। तो यह स्वप्रेरणा से अथवा किसी पीड़ित के कहने पे या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के द्वारा अर्जी प्रस्तुत करने पे क्या करता है, मानवाधिकार के उल्लंघन, दुष्प्रेरण या फिर ऐसे उल्लंघन को रोकने में लोक सेवक द्वारा लापरवाही की जांच करता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था हमारा टेक्निकल का, जो ये पेपर हुआ था पेपर 3 2021 का। इसमें क्या आया था कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। ऑप्शन थे स्वप्रेरणा से, किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर, किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है हमारे करेक्ट हैं, तो इसलिए अवर 4th ऑप्शन इज करेक्ट, जिसमें 1, 2 एंड 3 तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट बताई हुई हैं। ठीक है, और राज्य के अधीन कारागार में रह रहे या फिर कोई भी ऐसी संस्था है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनकी लाइफ कंडीशंस का निरीक्षण वो भी क्या कौन करेगा, मानवाधिकार आयोग। और मानवाधिकार के क्षेत्र में रिसर्च करना और प्रमोशन करना ये भी हमारे मानवाधिकार आयोग का कर्तव्य है। एनजीओज को प्रोत्साहन देना। एंड जो हमारी मानवाधिकार आयोग है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यह केवल एक सलाहकारी संस्था है, सलाहकारी नेचर है इसका, ये दंड नहीं दे सकती। यहाँ पे देखिए हमारे जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष थे HL दत्तू जी, उन्होंने क्या कहा कि जो हमारी मानवाधिकार आयोग है यह बिना दांत के बाघ की तरह है, कि यह सलाह तो दे सकता है लेकिन यह दंड नहीं दे सकता। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष HL दत्तू ने आयोग के मौजूदा अधिकार को नाकाफी बताते हुए इससे और अधिकार दिए जाने की मांग की है, कि इसको और अधिकार दिए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये लेकिन ये सम्मन कर सकते हैं, बुला सकते हैं, नोटिस भेज सकते हैं अगर कोई भी उल्लंघन करता पाया गया है। तो अब हम अध्यक्ष देख लेते हैं इसके, कौन कौन इसका अध्यक्ष रह चुका है। जो फर्स्ट हमारे अध्यक्ष थी वो थी कांता कुमारी भटनागर। सेकंड जो थे हमारे वो थे सैयद सगीर अहमद। थर्ड हमारे नगेंद्र कुमार जैन। और उसके बाद नगेंद्र कुमार जैन जी ने जब त्यागपत्र दिया तो उसके बाद HR कुडी जी ने, जो एक मेंबर भी रह चुके हैं, उन्होंने एक्टिंग चेयरमैन या फिर कार्यवाहक के रूप में अध्यक्षता की, एक्टिंग चेयरमैन। उसके बाद हमारे 4th जो अध्यक्ष बने वो थे प्रकाश चंद्र टाटिया जी। उसके बाद महेश चंद्र शर्मा, जिनका अभी निधन हो गया है, जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है, उन्होंने एज अ एक्टिंग चेयरमैन भी कार्य किया है। उसके बाद जो 5th हमारे बने हैं वो हैं गोपाल कृष्ण व्यास। ये देख लीजिए,
अभी जो हमारे टोटल मेंबर्स हैं इसके 2 ही है, जो ऑफिशियल साइट है उस पर चेक करके देख लीजिए आप। ये दिया हुआ है जस्टिस श्री गोपाल कृष्ण व्यास जी एंड दूसरे कौन से हैं, श्री महेश गोयल। इनकी अपॉइंटमेंट, इन दोनों की अपॉइंटमेंट सेम डे पे ही हुई थी। ये मेंबर है, ये अध्यक्ष है। तो अब इन अध्यक्ष के नाम को याद कैसे करना है, तो हमारे मानवाधिकार आयोग के संरक्षण की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले कांता कुमारी जी ने अपनी कांति से, मतलब कांति से हमें एनलाइटन किया कि हमें मानवाधिकारों के संरक्षण करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या आए हमारे सैयद जी। सैयद का मतलब होता है, सैयद का मीनिंग होता है नेता, ठीक है। तो उन्होंने अपना नेतृत्व में कहा कि जो है मानवाधिकार का संरक्षण होना चाहिए। उसके बाद आए नगेंद्र। नगेंद्र तो इसमें इंद्र है, इंद्र भी जो है एक नेतृत्व करने वाले ही पर्सनैलिटी हैं। उसके बाद प्रकाश चंद्र टाटिया। तो प्रकाश और कांता ये दोनों ही क्या है, ये एनलाइटन करते हैं, ठीक है। उसके बाद गोपाल कृष्ण व्यास जी हैं, जो अभी अभी जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है। तो ये तो याद हो जाएगा। तो अब देख लीजिए जो 2019 का मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक जो आया था वो कब पारित हुआ था, 19/7/2019 को। और इसमें क्या क्या बताया हुआ है ये देखिए, इसमें कहा हुआ है खंड क में मुख्य न्यायमूर्ति शब्दों के स्थान पर भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या कोई न्यायाधीश शब्द रखे जाएंगे। खंड घ में 2 सदस्य शब्दों के स्थान पर 3 सदस्य, ठीक है, जिनमें कम से कम 1 सदस्य महिला होंगी। और 5 वर्ष शब्दों के स्थान पर 3 वर्ष शब्द रखे जाएंगे। पदाधारण करेगा शब्दों के पश्चात वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा। ये चीज मैं बता चुकी हूं आपको, ये वही है। 5 वर्ष शब्दों के स्थान पर 3 वर्ष, 5 वर्ष की अवधि के लिए शब्द का उपयोग किया जाएगा। मुख्य न्यायमूर्ति के स्थान पर मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश। तो ये चीज़ बताई हुई है। तो ये हमारा ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है ये मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही मैथमेटिक्स के साथ साथ आप चाहते हैं कि मैं जीएस के भी कुछ पार्ट ऐड करूं अपनी वीडियोस में, तो मुझे कमेंट्स के थ्रू बता दीजिएगा। और मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। थैंक यू।